अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस अमीन है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ वैसे, और लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आई डिड माई MBBS फ्रॉम लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन 2005। और पिछले 15 साल से मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो ENT है, नाक कन गला। वैसे तो असल नाम उसका ऑटोराइनोलरिंगोलॉजी एंड हेड एंड नेक सर्जरी है, बट आप उसे ENT में गर्दानते हैं। इसके अंदर हम बेस ऑफ स्कल से लेके दिमाग के नीचे हिस्से से लेके गर्दन तक के जितने मसाइल हैं उन सबको जो है हम रुजू करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, मैंने MBBS किया है। इसके अलावा मैंने FCPS किया है। FCPS जो है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स पाकिस्तान कहलाता है, जो कि ENT के अंदर ही स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा मैं डिप्लोमेट हूँ अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन का, जिसके अंदर कॉस्मेटोलॉजी और दूसरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। नेज़ल पॉलिप्स अमूमन आपके पास कुछ रिश्तेदार या मरीज़ खुद आते हैं, वो कहते हैं कि जी नाक के अंदर गदूद हो गए हैं। वो जो नाक में गदूद होते हैं, वो नाक में गदूद मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक तो हमारे पास कुदरती तौर पे नाक के अंदर टर्बिनेट्स हैं, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, नाक के दोनों हिस्सों की तरफ। लेकिन इसके बावजूद कभी कभार ऐसा होता है कि बीमारी के बायस नाक के अंदर नेज़ल पॉलिप्स बन जाते हैं। नेज़ल पॉलिप्स को अगर मैं वैसे बताना चाहूँ तो ये इनसेंसिटिव जो है एडिमेटस प्रोलैप्स्ड म्यूकोसा होती है, मतलब जो नाक के अंदर की जिल्द है उसकी सोजिश हो जाती है। अब सोजिश होने की जो है मुतअद्दिद वजूहात होती हैं। मुतअद्दिद वजूहात के अंदर या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, राइनोसाइनोसाइटिस जिसे कहते हैं, जिसे दायमी नज़ला कहते हैं आप, कि नाक बहता रहता है, नाक में इन्फेक्शन रहती है। या फिर आप उसको कह सकते हैं कि नाक के अंदर एलर्जी चल रही है काफ़ी सालों से, या काफ़ी अरसे से वो उसको तंग कर रहा है। एलर्जी के अलावा फंगल इन्फेक्शंस की वजह से कि नाक के अंदर जो है फंगल की, जिसे फफूंदी कहते हैं, वो नाक के अंदर लग जाती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके अलावा अस्थमा, दमा, या फिर कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर आपका यंग सिंड्रोम या कार्टिगनस सिंड्रोम या फिर सैम्पटस ट्रायड, जो एस्पिरिन इंटॉलरेंस रिलेटेड हैं, वो इसकी वजूहात में शामिल होते हैं। और लोगों का मेन कंसेप्ट यही है कि जी अगर नेज़ल पॉलिप्स हो गए हैं तो ये एक सर्जिकल डिज़ीज़ होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्जिकल नहीं, ये एक्चुअली मेडिकल डिज़ीज़ है जिसके लिए रब्ता किया जाता है। देखिए, नेज़ल पॉलिप्स जो है नाक की गदूदें, जिसमें मैंने भी एक्सप्लेन किया था, बन जाती हैं। अगर नाक की गदूदों को आप बर वक्त जो है इनका सद्भाव ना करें या इनको ख़त्म करने की कोशिश मत करें, तो उस सूरत के अंदर जो है ये आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करना शुरू कर देती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वैसे तो मुतअद्दिद हैं, लेकिन मैं कुछ ख़ास कॉम्प्लिकेशंस बताना चाहूँगा। एक तो आपका नाक मुसलसल बंद रहता है। अगर नाक मुसलसल बंद रहता है या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस होते हैं, उसका आपके दिल पर बोझ पड़ता है और दिल की बीमारियाँ लगने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो आपके गदूद हैं वो नाक के अंदर की तरफ हैं। आपको अगर मालूम हो तो नाक जो है आँख के बिल्कुल साथ है, तो आँख की जो इस साइड की लेयर है, एक साइड की जो दीवार है, ये दीवार के साथ होते हैं और ये इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं या फैलना शुरू कर देते हैं कि प्रेशर इफेक्ट के साथ वो जो आँख के साथ दीवार बनी हुई है इस साइड पे, उसको तोड़ के ये आँख के अंदर घुस जाते हैं। अगर ये आँख के अंदर चले जाएं तो आँख भी जो है आपका प्रोप्टोसिस हो जाता है, ये आँख जो है इधर चली जाती है, मूव कर जाती है, इंसान को दो नज़र आना शुरू होते हैं और आँख के जो मसाइल हैं वो शुरू हो जाते हैं। कभी कभार तो ये इस हद तक ख़तरनाक है कि ब्लाइंडनेस या नाबीनापन जो है उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए इसके अलावा अगर आपको बताया जाए तो नाक जो है इसके ऊपर वाली जो सतह है वहाँ के ऊपर स्कल बेस है। स्कल बेस जो है उसके ऊपर आपका दिमाग पड़ा हुआ है। तो कभी कभार ये नेज़ल पॉलिप्स इतने ज़्यादा किस्म के होते हैं कि प्रेशर इफेक्ट के साथ ये नाक का जो ऊपर वाला दिमागी हिस्सा है, जो स्कल बेस है, उसको इरोड करके, मतलब उसको तोड़ के ये दिमाग के अंदर चले जाते हैं और जाके जो दिमाग है, ब्रेन का जो अपना पार्ट है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। इसलिए हम इसको इंट्राक्रेनियल या एक्स्ट्राक्रेनियल जो है डिवाइड करते हैं कि जी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशंस अगर ये दिमाग में जाता है या फिर ये नाक में जाता है, ये नाक बंद करता है, ये इतनी ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इनको अवॉइड करना ज़रूरी है। इनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। एक तो आपकी डिसफिगरमेंट भी होती है कि आँख किस साइड पे चली गई, नाक फूल गया, और इसके अलावा आपके दिमाग के अंदर जा रहा है या आँख को ज़ाया कर रहा है, आपके नाबीना होने के चांसेस हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप अनट्रीटेड छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए नेज़ल पॉलिप्स की ट्रीटमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा जी, इसमें एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि क्या कौन सी ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ हैं जिससे हम नेज़ल पॉलिप्स को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर नो नेचुरल रेमेडीज़। आप किसी भी तरीके से जो ऑलरेडी हो चुके हैं नेज़ल पॉलिप्स नाक में बन चुके हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, उनको पैदा होने से पहले या फिर एक दफ़ा उनको ख़त्म करने के बाद आप क्या क्या एहतियात करते हैं जिसकी वजह से वो दोबारा ना बने या वो ज़्यादा ना हो जाएं, वो किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक दफ़ा हो गए हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करनी है, और मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद फिर आप उससे फाका नहीं होता तो फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। मैं दोबारा ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये मेडिकल डिज़ीज़ है, इसलिए उसके साथ ही सबसे पहले सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेडिकल डिज़ीज़ से मुराद ये है कि अगर हम इसको मेडिकली ट्रीट किया जाए मेडिकेशन के साथ, जिसके ऊपर 3 से 4 हफ़्ते लग सकते हैं, तो 3 से 4 हफ़्ते लगने के बाद उस ट्रीटमेंट में अलग किस्म की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। नाक में डालने के लिए कतरे देने पड़ते हैं, खाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि कभी कभार काफ़ी मकदार में होती हैं, मतलब 3 गोलियाँ 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम, इस तरह करके हैं। लेकिन उन दवाइयों को टेपर डाउन किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म किया जाता है हफ्तों के ऊपर ला के। और दिस इज़ दी ट्रीटमेंट से ये है कि मेडिकल ट्रीटमेंट से तकरीबन 70% लोग जो हैं अफाका हासिल करते हैं और उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ती। और 70% लोगों के अलावा भी जो पीछे 30% रहे थे जिनकी सर्जरी करनी भी पड़ती है, तो एट द टाइम ऑफ सर्जरी इस दवाइयों का फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका जो बल्क था डिज़ीज़ का, कि बहुत ज़्यादा पॉलिप्स थे, वो डिक्रीज़ डाउन हो जाता है, सर्जरी करते वक्त इतनी दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, जो कि ब्लीडिंग रोकना भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। अच्छा, नेज़ल पॉलिप्स के लिए जो है अमूमन जो सर्जरी की जाती हैं वो पहले ज़माने के अंदर ये था कि इंटरनेज़ल पॉलिपेक्टमीज़ हैं, आप नाक के अंदर जाके जो आपको गदूद नज़र आते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो एडवांस हो चुकी हैं। एडवांस चीज़ों में ये है कि अब हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि हम जिसे देख सकते हैं नाक के अंदर, जिसे आप एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं या फिर फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहा जाता है। उन साइनस सर्जरीज़ के अंदर से होता ही है कि आप कैमरे की मदद से अंदर कैमरा डाल के विजुलाइज करते हैं, आपको एक एक चीज़ नज़र आती है, आपको नेज़ल पॉलिप्स नज़र आते हैं, आपको नाक की जो अपनी अंदर बनाई हुई उसके पार्ट्स हैं वो नज़र आते हैं, आपको नॉर्मल जो टर्मिनेट्स हैं गदूद हैं वो नज़र आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पॉलिप्स के बजाय गलत नाक के अपने ओरिजिनल गदूद ही निकालना शुरू कर दें जो कि नॉर्मल उसके एनाटमी का पार्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है वो आप कैमरे की मदद से करते हैं और उसके अंदर आप तमाम के तमाम साइनसिस को डील कर सकते हैं, क्योंकि नेज़ल पॉलिप्स जो हैं ये साइनसिस से रिलेटेड हैं। साइनसिस में भी आते हैं, नाक की अपनी जो है उसमें भी आते हैं। साइनसिस से मुराद है कि नाक के अंदर मुतअद्दिद साइनसिस होते हैं, जैसे यहाँ पर इस साइड पे ये बड़े साइनसिस हैं मैक्सिलरी साइनस, इस साइड पे आपके एथमाइड साइनसिस आते हैं, ऊपर फ्रंटल साइनस हैं, और पिछली तरफ जो है ना एक स्फीनाइड साइनस आता है, नाक के पीछे तरफ जाता है। पहले जो पुराने ज़माने में सर्जरीज की जाती थी वो बगैर कैमरे के की जाती थी, जिसमें पता नहीं चलता था कि गदूद कहाँ से निकाला जा रहा है या किस तरह से है, और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते थे। लेकिन अब जो है हम लोग कैमरे की मदद से नाक के अंदर जाते हैं और नाक के अंदर जाके हर साइनस को एक एक करके डील करते हैं। साइनस के अंदर जितनी डिजीज़ होते हैं, जितने पॉलिप्स होते हैं, जितना फंगल मटेरियल होता है, जो भी उसकी चीज़ें होती हैं उसको निकाला जाता है। और इसमें एहतियात ये है कि हमें मालूम भी हो जाता है कि हम आँख के पर्दे से कितनी दूर हैं या आँख की दीवार से कितनी दूर हैं, हम उसको पंक्चर करके तो नहीं जा रहे, या फिर ऊपर दिमाग की छत जो है उसे पंक्चर करके हम जो है आपके दिमाग तक तो नहीं जा रहे, स्कल बेस को तो हम रीच नहीं कर रहे। वो तमाम चीज़ों का फ़ायदा है। तो जो अब जो नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें कैमरे वाले ऑपरेशन के साथ, जिसे आप एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फेस कहते हैं वो फ़याम में, ठीक है, वो बेहतरीन ऑपरेशन है जो कि इस चीज़ के लिए किया जाता है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ऑलरेडी मेडिकल पॉलीपेक्टमी की जाए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हमने बताई है की जाए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद आप इसकी तरफ आना पड़ता है तो फिर है, वरना अगर ज़रूरत नहीं होती कभी कभार ऑपरेशन के बगैर भी आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऑपरेशन जो है ये बेस्ट है, क्योंकि आप एक एक साइनस विजुलाइज करते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है आप क्या कर रहे हैं, किस जगह से आप क्या निकाल रहे हैं, पीछे आप कोई बीमारी छोड़ते नहीं हैं, फिर आप उसको कम्प्लीटली ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। क्योंकि इस बीमारी के बारे में एक जो ज़्यादा इश्यू ये है कि इसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा है।
मतलब ये बार बार वापस आती है, बार बार वापस आती है। तो सर्जरी के बाद भी जो है ना आपको कई महीने तक जो है ना आपको फॉलोअप करना होता है, आपने उसको ट्रीटमेंट करना होता है, जिस तरह डॉक्टर बताते हैं आपने उसकी चीज़ों को मुकम्मल करना होता है, हिफाजत तौर पर साइनसेस को किस तरह आपने ड्रेन करना है, उन चीज़ों को देखना होता है। तो वो तमाम चीज़ें उसी सूरत में होती हैं कि अच्छा अगर एक एक्सपर्ट या स्किल्ड जो सर्जन है जिसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है, वो एक एक साइनस को प्रॉपर्ली डील करके उसके अंदर से तमाम के तमाम नेज़ल पॉलिप्स को निकाले और जो डिज़ीज़ है डिज़ीज़ को निकाले, और साथ साथ वो इस चीज़ की भी हिफाजत करे कि नाक की हड्डी को या आँख को या दिमाग के किसी हिस्से को जो है मुतासर तो नहीं किया जा रहा है कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो। तो इस चीज़ के लिए किया जाता है, और फंक्शनल साइनस सर्जरी इज़ द एडवांस थिंग एट द टाइम। अच्छा, सर्जरी जो फेस सर्जरी है, फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी, वो कितनी लंबी है या कितना टाइम लेता है, ये डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा है। अगर डिज़ीज़ नाक के सिर्फ एक हिस्से की तरफ है और थोड़े से पॉलिप्स हैं तो आप आधे घंटे से 45 मिनट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस किस्म की है कि उसने जो है नाक के दोनों तरफ को इन्वॉल्व किया हुआ है और उसने आँख को भी इस साइड पर पुश किया हुआ है, आँखों की दीवार को, और अंदर फंगल डिजीज़ पड़ी हुई है और वो दिमाग को भी ऊपर से पुश कर रही है, दिमाग के ऊपर लेयर को ब्रीच है, दिमाग के अंदर जा रही है, तो 2.5-3 घंटे भी आराम से लग सकते हैं ये सर्जरी के लिए, क्योंकि आपने अंदर जाके एक एक चीज़ को साफ़ करना होता है, एक एक चीज़ को निकालना होता है। पाकिस्तान में दुनिया में 2 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लोगों का कहना है कि सिर्फ आप पाथवेज को ओपन कर दें, बाकी डिजीज़ खुद ब खुद निकल आएगी, और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है जिससे मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, उसके अंदर ये कि नहीं, आप एक एक चीज़ को खुद निकालिए। अंदर अगर डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ को भी निकालिए, पॉलिप को भी निकालें, आपने कंप्लीट क्लियर करना है, क्योंकि कंप्लीट क्लियरेंस के बाद फिर उसके बाद आपने उसको जो नेज़ल डूशर से दूसरे तरीके से आपने सफाई रखनी है, फॉलोअप रखना है, तब ये डिज़ीज़ ख़त्म होती है, वरना ये डिज़ीज़ बार बार वापस आती है। इसलिए हम इस सर्जरी के बारे में ये नहीं बता सकते कि कितनी देर लगेगी। हाँ, आप जो इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं सीटी स्कैन के साथ या एंडोस्कोपिस के साथ, आप उसमें ये देखते हैं कि डिज़ीज़ का बल्क कितना है, डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और जो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो है उस डिज़ीज़ के अंदर कितना जो है कमी वाक़या हुई है, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं यार कि इसको मुझे 1 घंटा लगेगा या 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन अगर डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस के साथ है, या दिमाग को ब्रीच कर रही है या आँख के अंदर जा रही है और आपने वहाँ से भी सारे डिज़ीज़ को मूव करना है, तो उस सिलसिले में फिर इसको 3 घंटे तक लग सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या, तो वो डिपेंड करता है ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ये है कि पेशेंट को अगर आपने ट्रीटमेंट पहले कर ली है, मेडिकल पोलिपेक्टमी की हुई है, आपने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी हुई है और आपके पास सर्जरी के लिए आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम आज दाखिल करते हैं सर्जरी के लिए, तो हम उन्हें सुबह बुला लेंगे और हम दोपहर को सर्जरी करेंगे और सर्जरी करके 1 रात के लिए अपने पास रखेंगे, एंड नेक्स्ट डे हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद ऑफिशियली तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आप 1 हफ़्ते तक एहतियात करें, अगर आपको ऑपरेशन से या आपको जॉब से भी चाहिए होगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको बताया जा सकता है कि सर्जरी हुई डिस्चार्ज कार्ड पे। लेकिन ये सर्जरी ऐसी है कि आप तीसरे चौथे दिन आराम से अपने काम जो भी हैं हल्के फुल्के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक्सरसाइजेस भी अलाउ कर दी जाती हैं कि आप कर सकते हैं। आप अपना रूटीन का जो काम है, जो ऑफिस वर्क्स हैं, आप उस पर जा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ना कुछ आपको कहना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि मुझे किसी ने पूछा कि इसका सक्सेस रेट क्या है, तो सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है सर्जन पे कि सर्जन जो है किस किस्म के हैं, वो डिजीज़ को किस तरह से डील कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से जितने मैंने किए हैं, मेरा तो 100% सक्सेस रेट है। हाँ, वो ये है कि कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद सर्जरीज जो हैं जिन्हों के अगर वो फॉलो पेशेंट प्रॉपर्ली फॉलो अप ना कर रहा हो या वो आपकी बताई हुई एहतियात को ना डील कर रहा हो, तो फिर ये डिज़ीज़ बार बार वापस आ जाती है। वापस आने को उसको देखना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा सर्जरी करने के बाद कंप्लीट डिज़ीज़ को निकालने का जो रेट है, अगर सर्जन अच्छा है तो एक्सपर्टीज उसके ठीक हैं, तो सक्सेस इज़ 100%। आखिर में जाते हुए मैं ये बात बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे मुल्क में एक जनरल ट्रेंड ये है कि लोग सेल्फ़ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। सेल्फ़ मेडिकेशन में कहते हैं ठीक है, नाक बंद है, ये दवाई डाल लो, ये स्प्रे है, ये स्प्रे कर लें, ज़ैनोसिन मिल रहा है, ज़ैनोसिन कर लें। ज़ैनोसिन इज़ सो डेंजरस कि 5 दिन से ज़्यादा कभी कोई भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसलिए आपको चाहिए कि जब भी कोई मसले मसाइल हों, कोई चीज़ हो और आपको लगे कि जी वो विदिन अ वीक ठीक नहीं हो रहे,
यू कैन वेट टिल फॉर 1 वीक एटलीस्ट। विद इन अ वीक ठीक नहीं हो रहा, देन डेफिनेटली गो टूवर्ड्स अ स्पेशलिस्ट ऑफ दैट वेरी थिंग। अगर आपको लगता है नाक के मसाइल हैं, कान के, गले के मसाइल हैं, तो आप ENT स्पेशलिस्ट को ही जाके दिखाएं। आप हफ्ता 10 दिन इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ऐसा मत कीजिए कि आप किसी और जनरल फिजिशियंस के पास ही जाते रहें या फिर आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहें। आपको चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं, ताकि स्पेशलिस्ट देखिए और वो देख के ही फैसला करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर ENT के अंदर नाक के मसाइल के लिए, कान के मसाइल के लिए इशू ये है कि जब तक आप नाक देखेंगे नहीं या कान एग्जामिन नहीं करेंगे, आपको मेडिकेशन नहीं दे सकते। ठीक है, मुझे कई लोग आके कहते हैं जी मेरे कान के अंदर दर्द है या मेरे कान के अंदर कोई मसला है या उसमें सुनाई कम दे रहा है, कोई मेडिसिन दे दें। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं आपका कान देखूंगा तो मुझे पता चलेगा उसमें वैक्स तो नहीं है, उसके अंदर फंगस तो नहीं लगी हुई, फफूंदी तो नहीं लगी हुई, उसके अंदर कान का पर्दा तो नहीं फटा हुआ, उसकी क्या वजूहत है। सेम गोज़ विद द नोज़। अगर नेज़ल ब्लॉकेज है तो क्या वो एलर्जी की वजह से है, नाक में कोई मैस है, नाक में कोई पॉलिप है, जब तक नोज़ एग्जामिन नहीं किया जाएगा हम बता नहीं सकते। तो इसलिए ऑलवेज गो टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट। ENT के लिए आप ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं, जो कि बेहतर है। ऐसे ही किसी क्वैक्स के पास मत जाएं या सेल्फ मेडिकेशन में प्लीज़ मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिए।